नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। तो इस क्लास में डिस्कस करते हैं हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के इकाई 5 में दिए गए टॉपिक्स को। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश और भारत की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं। लगातार हमारी इकाई 5 को लेकर ये लेक्चर सीरीज चल रही है और इस लेक्चर सीरीज के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भारत की सुप्रीम कोर्ट से संबंधित व्यवस्था को देखा था। उसके समस्त तथ्यों को समझने के बाद आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इस पूरी यूनिट के अगले टॉपिक को लेकर। ये अगला जो टॉपिक है दोस्तों, उसका शीर्षक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के आज के इस लेक्चर में हम न सिर्फ संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे, उसकी प्रक्रिया को जानेंगे, बल्कि भारत के संविधान में अभी तक जितने भी संशोधन हुए हैं उन सबको हम लोग देखने वाले हैं। ये जो लेक्चर होगा ये अलग अलग पार्ट में आने वाला है, क्योंकि इसको अगर हम एक साथ लेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाना है। तो चूंकि बड़ा लेक्चर ना हो इसीलिए इसको हम अलग अलग पार्ट में देखने वाले हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य यह है कि संविधान संशोधन से संबंधित जो भी 2-3 प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो आप लोगों से छूटे ना, आप उनको 100% सही करके एग्जाम में आए। सबसे पहले तो आप में से ऐसे लोग जो पहली बार हमारे इस लेक्चर श्रृंखला से जुड़े हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम लेक्चर अपलोड करते हैं आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको देख सकें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करिए ताकि उन तक भी ये पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्या है संविधान संशोधन? दोस्तों संविधान जो है हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। अब 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उस समय हम संविधानविदों की एक आकांक्षा को, एक मनोवृत्ति को समझें। जिस समय संविधान बनाया गया था वो समय आज से लगभग हम बात करें 75 साल पूर्व की बात है। ये संविधान निर्माण का काम चालू हुआ। अब इतने सालों में कहीं ना कहीं हमारी जो आवश्यकताएं हैं, देश की परिस्थितियां हैं, वो बदली हैं। संविधानविद भी इसको जानते थे कि जब वो संविधान का निर्माण कर रहे हैं, वो संविधान सभा के सभी सदस्य जो उस समय इतनी मेहनत मशक्कत के बाद लगातार बैठ के करके संविधान निर्माण का जब काम कर रहे थे, तो उनको अच्छी तरीके से ये पता था कि उस समय जो संविधान बनाया जा रहा है उसके अंतर्गत उस समय की परिस्थितियों को देखा जा रहा है। जितना हो सकता था वो भावी जो हमारा भविष्य होगा देश का, उसको तहत भी वो प्रावधान कर रहे थे। समस्त प्रावधान उन्होंने सोच समझ कर किए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज को भी सोचा कि उस समय के और अभी के भविष्य में कुछ ना कुछ परिस्थितियों में अंतर जरूर देखने को मिलेगा, और अगर परिस्थिति में अंतर देखने को मिलेगा उस हिसाब से अगर बदलाव की गुंजाइश नहीं हुई तो भविष्य की पीढ़ी क्या करेगी? संविधान ही बदल देगी। क्योंकि हम एक चीज देखते हैं कि अगर किसी भी व्यवस्था में परिवर्तन की गुंजाइश ना हो तो उसे बदल दिया जाता है, उसे हटाकर उसकी जगह पर दूसरी एक विषय वस्तु को स्थापित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज आप चाहते हैं वो बदलते परिदृश्य के हिसाब से आपकी जरूरतों को, आपकी आवश्यकताओं को देखते हुए चाहते हैं, और अगर बदलाव नहीं हो सकता किसी चीज में तो उसको बदलना ही एक आखिरी ऑप्शन आपके सामने होता है। इस चीज को संविधानविदों ने समझा था और उन्होंने देखा कि भावी पीढ़ी को कुछ बदलाव की जरूरत हो सकती है, उनकी आवश्यकताएं अलग हो सकती है, परिस्थिति अलग हो सकती है। उस हिसाब से संविधान में अगर परिवर्तन नहीं किया गया तो हो सकता है कि संविधान को बदल दिया जाए। ऐसे में इसकी अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए यहां पर व्यवस्था की गई आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 जो है इसमें संविधान संशोधन का प्रावधान रखा गया है, जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं संविधान के किसी भी भाग में अगर कोई बदलाव करना पड़े तो उसको लेकर क्या व्यवस्था होगी उसको दिया है। ये जो व्यवस्था है ये अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है दोस्तों, याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो है यहाँ के संविधान से ये प्रेरित है, और इसके लिए भारतीय संविधान में भाग 20 जो है उसमें ये व्यवस्था दी गई है। तो एग्जाम में अगर आपसे सबसे पहले ये पूछा जाए कि संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ है, भाग 20 में और आर्टिकल 368 में, और दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने इस प्रावधान को अपनाया है। अब ये तो समझ गए कि संविधानविदों ने भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन की इस व्यवस्था को यहां रखा, लेकिन यहाँ ये भी जानना पड़ेगा कि संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास में है। अगर संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है इस बात को देखा जाए तो यहां पर सीधा सीधा कहा गया है संसद, भारत की संसद संविधान में बदलाव करने की शक्ति रखती है। अगर किसी भी प्रकार का संशोधन करना है
तो उसका अधिकार संसद के पास है। और ये याद रखिएगा कि किसी विधान मंडल मतलब विधानसभाएं जो होती है राज्य की, उनके पास इसको लेकर कोई अधिकार नहीं है। इससे संबंधित समस्त अधिकार जो है वो भारत की संसद के पास में है। भारत की संसद एक विशेष प्रक्रिया का पालन करती है जो कि हमें आर्टिकल 368 के माध्यम से दिखाई पड़ती है। उस प्रक्रिया का पालन करते हुए भारत के संविधान में संशोधन को ला सकती है। लेकिन जैसे ही संविधान के संशोधन की व्यवस्था को देखेंगे तो यहां पर याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन का विधेयक संसद से पास होकर जाएगा। उसके हस्ताक्षर के बाद ही उस संशोधन पर अंतिम मुहर लगेगी। राष्ट्रपति महोदय को लेकर यहाँ क्या बात की गई है, तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि ऐसा कोई विधेयक अगर संशोधन का संसद से जाता है राष्ट्रपति जी के पास, तो राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। ना तो उसे वो कैंसिल कर सकते हैं और ना ही संसद में पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। दूसरी बात, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या संविधान संशोधन से संबंधित व्यवस्था को लेकर लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, तो यहाँ क्लियर कहा गया है कि नहीं हो सकता। संविधान में किसी भी प्रकार की बदलाव की जो बात होती है ना, वो बहुत ही बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज है और इसके लिए आप संयुक्त अधिवेशन जैसी व्यवस्था को नहीं देखते हैं। तो याद रखिएगा कि संविधान में संशोधन की शक्ति संसद के पास है और राष्ट्रपति को इसके संबंध में हस्ताक्षर करना ही होता है और इस पर संयुक्त अधिवेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब हम लोग को यहां समझना है कि संशोधन के प्रकार क्या है। तो हमें संविधान में संशोधन दो प्रकार से दिखाई पड़ता है दोस्तों, एक तो विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के विधान मंडलों द्वारा साधारण बहुमत द्वारा समर्थन से। मतलब हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि विशेष बहुमत प्लस 50% जो राज्य हैं उनके समर्थन से। तो दो प्रकार से हम संविधान में संशोधन देखते हैं, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन से। यहाँ पर कुछ जगहों पर हमको एक और चीज देखने को मिलती है, साधारण बहुमत वाली। तो देखिए साधारण बहुमत से भी संविधान में संशोधन संभव है, लेकिन यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि साधारण बहुमत से अगर संविधान में कोई भी संशोधन किया गया तो वहां आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। साधारण बहुमत से किया गया संशोधन आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन दोस्तों नहीं माना जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हालांकि हम इन तीनों में कौन कौन से मुद्दे आते हैं जिनमें संशोधन को लेकर व्यवस्था, उसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ ये समझना है कि अगर हम विशेष बहुमत से बात करें तो ये विशेष बहुमत होता क्या है। तो यहां पर बोला गया है संसद में जो उपस्थित हैं प्लस मतदान करने वाले लोग होते हैं, इनका 2/3 के माध्यम से प्रस्ताव पास करेंगे तो वो विशेष बहुमत कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहां हम संसद की बात करते हैं तो लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। अगर किसी भी मुद्दे पर संसद मतलब हम बोल सकते हैं संविधान में संशोधन करना है, तो किसी भी मुद्दे पर अगर संविधान में संशोधन की व्यवस्था का प्रस्ताव लाना है तो या तो वो राज्यसभा में लाइए या लोकसभा में लाइए। यहां से अगर पास होकर यहां जाता है या यहां से पास होकर यहां जाता है, या तो लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा या राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा। यहां से पास होकर जाएगा तो यहां पर क्या बोला गया है, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। अब उपस्थित और मतदान करने वालों को कैसे, जैसे मान लीजिए कि टोटल हम लोग राज्यसभा की बात कर लें, राज्यसभा में बराबर 245 सदस्य हैं बराबर। अब ये 245 सदस्य जो हैं इसमें से मान लेते हैं हम लोग कि उपस्थित लोग कितने हैं, 245 तो कुल हो गए, उपस्थित मान लेते हैं हम लोग 220 हैं, है ना, 25 लोग नहीं है। अब उपस्थित अगर 220 हैं तो इसमें से भी 220 में से हम लोग मान लेते हैं कि मतदान करने वाले कितने हैं, 200 लोग। अब ये जो 200 का आंकड़ा है ये वो है जो उपस्थित भी है और मतदान भी किया है। मतलब टोटल 245 में से 220 उपस्थित है, 25 नहीं आए हैं। अब 220 जो हैं उनमें से 200 ने ही मतदान किया गया है जिस भी प्रस्ताव को लाए हैं उस पर। अब प्रस्ताव पे अगर 200 ने मतदान किया मतलब 20 लोगों ने मतदान नहीं किया है, वो लोग अपने आप को साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 200 लोगों का कितना चाहिए होगा हम लोगों को, 2/3। ये 200 लोगों का 2/3 जब होगा तभी वो प्रस्ताव पास होगा। अब यहाँ राज्यसभा से अगर प्रस्ताव पास हो गया तो लोकसभा में भी उसको 2/3 से पास करना पड़ेगा। जब दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव पास होगा उसके बाद वो प्रस्ताव किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा।
और राष्ट्रपति जी यहाँ पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य अनुमति देंगे, ना तो वो उसको कैंसिल कर सकते हैं, ना ही वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद संशोधन पर मुहर लग जाती है दोस्तों, बराबर है। यहां अगर हम विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की बात करें तो क्या है, तो विशेष बहुमत तो आप समझ गए हैं, इसमें आधे राज्यों की विधानमंडलों के द्वारा भी साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पास अगर किया जाएगा तभी वो प्रस्ताव पास माना जाएगा। अब यहां पर हम साधारण बहुमत द्वारा संशोधन की व्यवस्था को भी देख लेते हैं। अब साधारण बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया को देखें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% + 1, बराबर। मतलब किसका, तो याद रखिएगा उपस्थित प्लस मतदान करने वालों का 50% + 1 बहुमत जो होता है वो साधारण बहुमत होता है। इसको भी यहां पर हम समझ लेते हैं। विशेष बहुमत समझ में आया, अब हम लोग साधारण बहुमत को समझते हैं। तो साधारण बहुमत को कैसे देखेंगे, तो देखिए मैंने कहा कि जैसे राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य हैं, ये कुल हो गए हैं। अब कुल अगर 245 हैं तो इसमें से मैंने कहा कि उपस्थित कितने हुए हैं, यहां हमने कहा कि उपस्थित हुए हैं 220 सदस्य, ये उपस्थित होने वाले हैं। यहां पर उपस्थित होने के साथ साथ तो मैं क्या कहूंगा कि उपस्थित भी हैं प्लस इन्होंने मतदान भी किया है, वोटिंग भी किया है, तो कितने हो गए, 200 हो गए। ये 200 का क्या निकालेंगे, 50% + 1, ये जो निकलेगा इस सदस्य को हम कहेंगे साधारण बहुमत। तो ये साधारण बहुमत होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रक्रिया से राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव को सहमति दे दें, और इसी प्रकार से हम लोग यहां देख रहे हैं कि अगर संसद से साधारण बहुमत से, अलग राज्यसभा से, अलग लोकसभा से साधारण बहुमत से अगर पास होता है तो उसे हम साधारण बहुमत से किया गया संशोधन कहते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दिखाई पड़ेगा कि संविधान में संशोधन को लेकर इंपॉर्टेंटली 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। एक तो विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से। तीसरा हम क्या देखते हैं कि साधारण बहुमत से भी होता है, परंतु इसे आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता, इसलिए हम लोग आर्टिकल 368 में केवल 2 प्रकार के संविधान में संशोधन की बात देखते हैं, बराबर हो गया। अब यहां पर एक चीज और देखना है कि संशोधन के अंतर्गत क्या प्रक्रिया ली जाती है। तो याद रखिए कि या तो कोई चीज संविधान में जोड़ना हो, या फिर किसी चीज को बदलना हो, या फिर किसी चीज को हटाना हो या निरस्त करना हो। इन तीनों से संबंधित जो भी प्रक्रिया होगी वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है ना। अगर संविधान में कोई चीज जोड़ेंगे, कोई चीज बदलेंगे, कोई चीज हटा देंगे, इन तीनों को हम संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत लेते हैं। क्योंकि आपसे कभी भी कोई पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि संविधान संशोधन का मतलब क्या है, तो ये तीनों चीज याद रखेंगे। लेकिन क्या कोई सीमाएं भी हैं संविधान में संशोधन को लेकर, तो सीमाएं हैं। कहा गया है कि बुनियादी ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव आप नहीं कर सकते। आपका संशोधन उसी हद तक लागू या बेहतर माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, जब तक कि आपके उस संशोधन से मूल ढांचा प्रभावित नहीं होता। अगर आपके किसी भी प्रकार के बदलाव से मूल ढांचे पर प्रभाव पड़ता है तो उसी समय उसे सुप्रीम कोर्ट या तो पूरी तरीके से या जितना भाग प्रभावित करता होगा किसी भी विधेयक का उतना रद्द कर दिया जाता है दोस्तों, बराबर है। अब ये मूल ढांचे की क्या व्यवस्था है, तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का विवाद आया था। इस विवाद के बाद कोर्ट ने अपने निर्णय में मूल ढांचे की थ्योरी दी थी और इसके तहत कहा गया था कि आप बदलाव करिए, लेकिन बदलाव उसी सीमा तक आप कर सकते हैं जब तक कि आप मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करते। अब ये मूल ढांचा क्या है दोस्तों, तो आपके सिलेबस का हिस्सा है। जैसे हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो मूल ढांचे पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, पूरा एक लेक्चर उसी पर आधारित होगा। फिलहाल आप ये समझिए कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में मूल ढांचे की थ्योरी दी थी और इसके अंतर्गत जिन जिन चीजों को शामिल किया जाता है वो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान की आत्मा माने जाते हैं, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, बराबर है। चलिए, तो ये तो संविधान संशोधन की पूरी व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिली। अब हम यहाँ देखें कि साधारण बहुमत से संशोधन अगर हम करते हैं तो कौन कौन चीजें आती हैं। जैसे कि अगर हम साधारण बहुमत से संशोधन की बात करते हैं, कौन सा साधारण बहुमत, तो 50% + 1 वाला ये सिस्टम जो है, तो यहां पर
368 के दायरे से बाहर इनको माना जाता है। कौन कौन से? जैसे अनुच्छेद 2(3) में अगर आप संशोधन करते हैं, अगर अनुच्छेद 2(3) में आप संशोधन करते हैं तो यहां पर साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी और इसमें किया गया कोई भी बदलाव संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। यहां पर क्या व्यवस्था की गई है? तो नए राज्यों के निर्माण की बात की गई, स्थापना की बात की गई है, पुराने राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा में बदलाव की बात की गई है। तो इसके संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन होता है तो वो साधारण बहुमत से होगा और उसको लेकर हम कह सकते हैं कि संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण, किसी भी राज्य में, हमारे यहाँ पर जो राज्य हैं, यहाँ पर अगर विधान परिषद, जैसे विधानसभा तो होता ही होता है, विधान परिषद जैसी जो संस्था होती है उसको बनाना है या उसको खत्म करना है, इसके संदर्भ में अगर कोई निर्णय लेना होगा वो साधारण बहुमत से होगा। राजभाषा को लेकर निर्णय होता है, नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति को लेकर निर्णय होता है, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव की व्यवस्था को लेकर होता है, संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है, अत्रि में भी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की बात की गई, इनके संदर्भ में अगर कोई संशोधन होता है तो उसको लेकर यहाँ साधारण बहुमत की बात की गई है, जो कि 368 जो है उसके बाहर माना गया है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये साधारण बहुमत के संशोधन हम यहाँ देख रहे हैं जिनको यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके बाद हम देखें कि कौन कौन सी चीजें, तो संसद में गणपूर्ति को लेकर, संसद में प्रक्रिया का नियमन करने को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में अपर न्यायाधीशों की संख्या को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करने को लेकर, केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर या निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण को लेकर अगर कोई संशोधन या बदलाव किया जाता है तो इन सब पर साधारण बहुमत से होता है। दोस्तों होता संसद के माध्यम से ही है, लेकिन ये साधारण बहुमत से होता है। इसको आप 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं मानते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद विशेष बहुमत से क्या क्या है, तो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणी से संबंधित नहीं है उनमें विशेष बहुमत, मतलब कौन सा, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव जो होता पास होता और उसको संविधान में संशोधन 368 के अंतर्गत माना जाता है। वहीं अगर हम देखें आधे राज्यों प्लस विशेष बहुमत से अगर किसी प्रस्ताव को पास करना है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, अगर इसको लेकर यहाँ कोई निर्णय किया जा रहा है तो इसको लेकर जो निर्णय होगा उसमें आधे राज्यों प्लस विशेष बहुमत की बात होती है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के चुनाव को लेकर, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व को लेकर, संघ व राज्यों में विधायी शक्तियों के वितरण को लेकर, इसके अलावा 7वीं अनुसूची से संबंधित विषयों को लेकर या फिर संघ व राज्यों की कार्यकारी शक्तियों की सीमा को लेकर, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, मतलब खुद आर्टिकल 368 में अगर कोई संशोधन करना है तो वो भी राज्यों की, आधे राज्यों की सहमति और विशेष बहुमत दोनों के माध्यम से बदलाव किया जाता है। अब यहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस व्यवस्था में किस पद्धति से संशोधन होता है ना। तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य भी आपको पता है कौन कौन से मुद्दे हैं, विशेष बहुमत से कहां होता है वो भी आप लोगों को पता है, और साधारण बहुमत से संशोधन कहां होता है वो भी आप लोगों को पता है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है इसको लेकर कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं दोस्तों। आलोचना क्या की जाती है, तो सबसे पहली बात कि संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे संवैधानिक सभा या संवैधानिक परिषद का उपबंध नहीं है। मतलब यहाँ बोलने का यह है कि हमारे यहाँ पर संविधान में अगर निर्माण की बात करें तो निर्माण तो संविधान सभा ने किया, निर्माण करने के लिए तो आपके पास संविधान सभा थी, लेकिन इसमें अगर कोई संशोधन करना है, बदलाव करना है तो उसकी शक्ति आपने केवल किसमें दे दी है, संसद में दे दी है। मतलब इसको लेकर जो निर्णय है वो कौन करेगा, संसद करेगा। मतलब इसको लेकर शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। अगर संसद के पास शक्ति है तो संसद क्या करेगी, लोकसभा के माध्यम से और राज्यसभा के माध्यम से एक प्रस्ताव लाएगी और उस प्रस्ताव को पास करके संविधान में बदलाव कर देती है। अब इसमें यहां पर कोई अलग व्यवस्था भी नहीं है और शक्ति संसद के पास है। और यहां पर राज्यों की हम बात करें, राज्यों की जो शक्ति है वो इसके संदर्भ में सीमित है। राज्यों की शक्ति इसके संदर्भ में सीमित है क्योंकि मैक्सिमम जो संशोधन होते हैं या तो वो साधारण बहुमत के कारण कर देती है संसद, या पहले विशेष बहुमत से संसद बदलाव कर देती है। और बहुत कुछ ही सीमित मुद्दे हैं जिन पर राज्यों की सहमति के बाद संशोधन होता है।
तो ऐसे में ये कह दिया गया है कि ये एकल व्यवस्था में दिखाई पड़ती है संविधान में, जहां पर संशोधन की शक्ति जो है वो केंद्र लेवल पर संसद को ज्यादा दे दी गई और ये कहकर इसकी आलोचना की जाती है। वहीं अगर हम देखें संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे मान लीजिए लोकसभा में और राज्यसभा में आप ये संशोधन का प्रस्ताव लेकर गए, अब यहां से यहां या यहां से यहां प्रस्ताव पास होके जाता है, और अगर यहां पर किसी भी प्रकार का विवाद आपको देखने को मिला तो विवाद के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। लेकिन जब आप संविधान संशोधन की व्यवस्था में है, इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, तो संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान यहां पर हमें देखने को नहीं मिलता। ये भी एक कमी देखने को मिली है। इसके अलावा यहां पर संशोधन की प्रक्रिया और विधानमंडलीय प्रक्रिया लगभग एक समान है। अब विधानमंडलीय प्रक्रिया और संशोधन की प्रक्रिया एक समान है, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये एक समान है और ये आलोचना की जा रही है इस आधार पर। तो देखिए आपके पास संसद है, संसद में तीन चीजें हैं, एक आप लेते हैं किसको, राष्ट्रपति को, एक आप लेते हैं राज्यसभा को और एक आप लेते हैं लोकसभा को। अब आप कोई भी प्रस्ताव या तो राज्यसभा में लाइए या लोकसभा में लाइए। अगर कोई विधान बनाना है, कानून बनाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर आप राज्यसभा में लाए हैं तो यहां से पास होके कहां जाएगा, लोकसभा में, और लोकसभा में लाए हैं तो यहां से पास होके कहां जाएगा, राज्यसभा में। अब जब ये दोनों पास कर देंगे, दोनों पास कर देंगे तो ऐसे संदर्भ में वो कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और जैसे राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर कर देते हैं तो इनके हस्ताक्षर के बाद वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ये तो हो गई हमारे विधि निर्माण की प्रक्रिया, कैसे आप विधि निर्माण कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको कोई भी संशोधन करना है, अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो संशोधन का भी आपको क्या लाना पड़ेगा, एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। वो प्रस्ताव कहाँ ला सकते हो आप, संसद में ला सकते हो। संसद में कहाँ लाओगे, राज्यसभा में लाओगे या लोकसभा में लाओगे। फिर एक जगह से दूसरी जगह पर पास करके भेजोगे और दोनों पास करेंगे तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, उस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। तो सेम तो प्रक्रिया है, हमारे यहाँ पर संशोधन की कुछ अलग प्रक्रिया जो है वो बताई ही नहीं गई है। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं संविधान संशोधन की जो शक्ति उसकी आलोचना की जाती है। और एक और बात यह है कि अगर संशोधन का प्रस्ताव लाने की बात होती है तो संविधान का प्रस्ताव कोई भी ला सकता है। कोई भी ला सकता है का मतलब दो प्रकार के सदस्य आप देखते हैं संसद में। आप कितने प्रकार के सदस्य देख रहे हैं, दो प्रकार के सदस्य देखते हैं। एक सदस्य होते हैं सरकारी सदस्य और एक होते हैं गैर सरकारी सदस्य। अगर आप सरकारी सदस्य की बात करें तो ये कौन होते हैं, मंत्री। और गैर सरकारी सदस्य का मतलब जो मंत्री नहीं है। तो मंत्री जो नहीं है वो सांसद है, तो सांसद भी ला सकते हैं और विधायक जो है वो भी जो मंत्री है वो भी ला सकते हैं। तो मंत्री जो हैं वो सरकारी सदस्य कहलाते हैं और मंत्री जो नहीं है वो गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। तो संशोधन का प्रस्ताव कोई भी ला सकता है। तो ऐसे संदर्भ में यहां पर कुछ अलग व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती, इसको लेकर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना की जाती है दोस्तों। लेकिन इन सबके बावजूद हम देखें तो अगर संविधान में संशोधन की प्रथा नहीं होती तो शायद तक संविधान जो है उसको जड़ मान लिया जाता और एक समय ऐसा आता कि इसको बदलने की नौबत आ जाती। लेकिन चूंकि हमारे संविधानविद जो रहे उन्होंने एक दूरदर्शिता की सोच को दिखाया, उसके अनुसार काम किया और भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल कर दिया। और दूसरी बात कि राज्य जो हैं उनके विधानमंडल को अगर इस प्रकार की कोई शक्ति देते तो शायद तक बहुत बड़ी स्थिति में गंभीरता, बहुत बुराइयां शामिल हो सकती थी। इसलिए इसको लेकर शक्ति केवल संसद के पास दी गई है और आसानी से बदलाव ना हो सके इसलिए विशेष बहुमत की बात की गई है। और साथ ही साथ कुछ संबंध में जहां पर राज्यों को प्रभाव होना होता है ज्यादातर, ऐसे संदर्भ में आधे राज्यों की सहमति को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया भारत के संविधान में है वो तर्कसंगत और उचित प्रक्रिया हमें दिखाई पड़ती है। इसका कहीं ना कहीं इस बात में बहुत बड़ा योगदान है कि इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के बाद कि भारत का संविधान लागू हुआ, अभी तक हमारा संविधान अक्षुण्ण है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की आंच हमें देखने को नहीं मिलती और जिस प्रकार की व्यवस्था है हजारों हजार साल हमारे देश का संविधान ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। अब हम लोगों को देखना है कि संविधान में किस प्रकार के संशोधन है। तो संविधान में कई संशोधन किए गए हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन को देखते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में इसके आगे के संशोधनों पर चर्चा करेंगे। जैसे हम यहाँ देखें तो प्रथम संशोधन जो रहा वो 1951 में आया। 1951 में जो पहला संशोधन आया, देखिए 1950 में संविधान लागू करके और आपने 51 में ही पहला संशोधन कर दिया। 51 में जो पहला संशोधन किया उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया
9वीं अनुसूची को जोड़ने के साथ ही यहाँ पर कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था कर दी और इसमें भूमि सुधार संबंधी न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानूनों को जगह दे दी गई थी। तो 9वीं अनुसूची संविधान में पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ी गई। अगर हम संविधान में बात करें तो हमें मूल संविधान में 8 अनुसूची देखने को मिलती हैं, जबकि वर्तमान में हम 12 अनुसूची को देखते हैं। तो जो बाद की 4 अनुसूचियां हैं वो एक के बाद एक बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं, जिसमें से जो 9वीं अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में जोड़ी गई थी। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है 7वां संशोधन। 7वां संशोधन जो है दोस्तों वो लेकर आए थे 1956 में। 1956 में जो 7वां संशोधन लाए थे उसके अंतर्गत बहुत बड़े बदलाव किए गए थे। जैसे बहुत बड़े बदलाव जो किए गए थे वो कैसे किए गए थे उसको समझ लेते हैं कि 1950 में संविधान लागू हो चुका था, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन की हम बात करें तो राज्यों का पुनर्गठन हमें देखने को मिला। वो पुनर्गठन जो है दोस्तों वो 1953 में फजल अली कमीशन के बाद देखने को मिला। ये फजल अली कमीशन देखने को मिला और फजल अली आयोग के बाद हम देखें तो भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात कही गई। फजल अली कमीशन ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी संसद को। बाद में इसमें चर्चा करने के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया और ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि नए राज्यों की स्थापना की बात आई। उस समय कहा गया था कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। हालांकि यहाँ पर फजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात, लेकिन बनाए गए कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को स्वीकृति जो दी गई है वो 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से दी गई है। और जहां पहले भारत में भाग क, भाग ख, ग और घ जैसा सिस्टम दिखाई पड़ रहा था राज्यों का, उसको खत्म कर दिया और इस व्यवस्था को स्थापित किया गया। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया। इसके अलावा 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की भी बात की गई। जैसे हम देखें कि केरल का जो हाई कोर्ट है वो लक्षद्वीप में विस्तृत है, कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है वो अंडमान निकोबार में चलता है। तो ये जो विस्तार है कि एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के लिए काम कर रहा है, यह 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। इसी के अनुसार ही उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई। तो यहां से आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो केजरीवाल एंड कंपनी का बहुत बड़े लेवल पर आपको केस देखने को मिल रहा है, इसके बाद हाईकोर्ट बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं। तो ऐसे में यहां से क्वेश्चन पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेबस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। 9वें संशोधन को देखें तो भारत पाक समझौता 1958 के अनुसार पाकिस्तान को बेरूबाड़ी संघ पश्चिम बंगाल स्थित के भारतीय राज्य क्षेत्र का समर्पण किया गया। 10वां संशोधन जो है वो दादरा और नागर हवेली को लेकर रहा। दोस्तों दादरा एवं नागर हवेली को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। याद रखिएगा कि गोवा, ये दादरा और दमन दीव का जो इलाका है ये पूरा के पूरा क्षेत्र जो था वो पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था और 1961 में ही ऑपरेशन विजय चलाया गया सेना का। उसके बाद पुर्तगालियों को यहां से खदेड़कर हमें ये हिस्सा प्राप्त होता है और इसके बाद 1961 में ही हम यहां देखते हैं कि भारत में दादरा और नागर हवेली को संघ क्षेत्र में मिला लिया जाता है। हालांकि 2020 में हम देखें इसकी अवस्था बदल चुकी है। 2020 में दादरा और नागर हवेली जो पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, इसको दमन एवं दीव के एक जिले के तौर पर स्थापित किया कर दिया गया है और ये दमन एवं दीव में विलय हो चुका है। क्लियर है? तो यहां पर आपको ये भी स्थिति ज्ञात होना चाहिए। 11वां संविधान संशोधन देखें तो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन को लेकर है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के अंतर्गत की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कहीं पर भी, ये भी यहां से व्यवस्था की गई है। इसके बाद हम देखें अगला संशोधन है 12वां संशोधन के माध्यम से गोवा दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। गोवा दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था दोस्तों और इसके बाद इसको हम देखें केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर स्थापित किया गया था।
चूंकि 19 सितंबर 1961 को गोवा की मुक्ति हुई थी, इसलिए इस दिन को गोवा मुक्ति दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं। आगे जाकर 30 मई 1987 को भारत के 25वें राज्य के तौर पर आप गोवा को स्थापित होते देखते हैं। 13वां संशोधन क्या है? 13वां संशोधन नागालैंड को राज्य का दर्जे की बात करता है। इसके लिए विशेष उपबंध किया गया था, तो 13वें संशोधन के माध्यम से नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों। और ये जो है, ये एक समय पहले असम का राज्य का हिस्सा हुआ करता था। असम राज्य के एक हिस्से को अलग करके इस तौर पर स्थापित किया गया और 1 दिसंबर 1963 को इसको 16वां राज्य बनाया गया था भारत संघ का। 14वां संशोधन जो है दोस्तों, ये पुदुचेरी को लेकर व्यवस्था करता है। 1962 में हुआ और पुदुचेरी जो है उसको भारतीय संघ में शामिल किया गया। याद रखिएगा, 1 नवंबर 1954 को हम पुदुचेरी को भारत का हिस्सा बनाते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। ये पहले किसके पास था? तो ये फ्रांस के पास था। फ्रांस के पास था, ये फ्रांस की एक बस्ती हुआ करती थी। इसको हमने 1954 में प्राप्त किया और 1962 में भारत के 9वें केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर पुदुचेरी को स्थापित किया था। तो पुदुचेरी के लिए 14th संविधान संशोधन हम देखते हैं 1962 में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा हम देखें तो 15वां संशोधन 1963 में आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की, रिटायरमेंट की आयु थी, वो पहले 60 वर्ष हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जो बोल सकते हैं उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं, उसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। तो ये दोनों के दोनों चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रखे जा सकते हैं। और कल सुप्रीम कोर्ट में जब मैं बता रहा था तो वहां इससे संबंध में मैंने सभी चीजों को डिस्कस भी किया है। ठीक है। इसके अलावा 18वां संशोधन क्या है? 18वां संशोधन जो है वो ये कहता है कि संसद जो है वो राज्य निर्माण का अधिकार रखती है। इस चीज को क्लियरिफाइड किया गया है। दो राज्य को जोड़ना हो या फिर पृथक करने का अधिकार जो है वो इसी में निहित है कि जो संसद है वो राज्य बना भी सकती है और राज्य को मिलाकर एक भी कर सकती है। 19वां संशोधन अधिनियम 1996 क्या कहता है? निर्वाचन अधिकरणों की समाप्ति उच्च न्यायालय को निर्वाचन याचिका पर सुनवाई की शक्ति देता है। निर्वाचन संबंधी जो भी याचिका होगी उसमें उच्चतम न्यायालय जो होगा वो उच्च न्यायालय जो होगा वो सुनवाई कर सकता है। 21वां संशोधन सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ता है और सिंधी जो है वो भारत की 15वीं भाषा बनती है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 जो है इसमें वर्तमान में आपको 22 भाषाएं मिलती हैं। 22 भाषाएं संवैधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त हैं। इन भाषाओं में बोल सकते हैं कि पहले केवल 14 भाषाएं थी, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा के तौर पर सिंधी को जोड़ा गया था, वो भी कब? 1967 में 21वें संशोधन के माध्यम से। इसी प्रकार से 22वां संशोधन देखते हैं 1969 में। 22वें संशोधन के माध्यम से असम से अलग करके मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ मेघालय अलग किया गया। 21 जनवरी 1972 को इसकी एक पूर्ण राज्य के तौर पर स्थापना की गई थी। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेघालय पहले किसका अंग हुआ करता था, नागालैंड पहले किसका अंग हुआ करता था, तो आपको ध्यान रखना है कि असम में जुड़े हुए होते थे। 23वां संशोधन 1969 ST SC के लिए, आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा एवं विधानसभाओं में कहीं ना कहीं 10 वर्ष के लिए इनके आरक्षण को बढ़ा दिया गया था। हालांकि भारत में हम वर्तमान में देखें तो 2 आंग्ल भारतीयों की जो नियुक्ति होती थी उसको अब खत्म कर दिया गया है, लेकिन पहले इसको लेकर एक कम समय के लिए, लिमिटेड समय के लिए व्यवस्था की गई थी, जिसको 23वें संशोधन के माध्यम से 10 वर्ष के लिए उस समय बढ़ाया था। ठीक है। इसके बाद हम देखें 25वां संशोधन, संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती करने की बात की गई थी। इस संशोधन के माध्यम से यहां पर व्यवस्था की गई थी कि मूल अधिकारों में कमी की जा सकती है, मूल अधिकारों में कमी की जा सकती है। इसको लेकर 1971 में इंदिरा गांधी जी ने 25वां संशोधन जो था वो लेकर आई थी। और इसी के आलोक में हम देखें
तो संपत्ति के मूल अधिकार की जो कटौती होती है बाद में, उसको देखते हैं, जो कि आर्टिकल 31 में था और बाद में 300 में डाल दिया गया है। तो 44वें संशोधन अधिनियम के तहत ये प्रावधान बाद में किया गया 1978 में, लेकिन इसका आधार जो बना वो 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही बना था। और कहीं ना कहीं इसके बाद ही हम देखें विवाद उठा था जो 1973 में गया था केशवानंद भारती केस के अंतर्गत, ठीक है, जिसके बाद इसको सही भी हम लोग बाद में करार देते हैं। 26वां संशोधन प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकार को खत्म करते हैं। क्लियर कह दिया गया कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राज्य रजवाड़ों का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है, तो सबके प्रीवी पर्स स्पेशल राइट्स खत्म कर दिए गए थे। 27वां संशोधन क्या कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं वो भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा मणिपुर जो नया राज्य बना था उस समय, उसमें विधानमंडल और मंत्री परिषद के निर्माण के लिए संसद को अधिकार दिए गए थे। 31वां संशोधन जो है ये लोकसभा की सीटों में बदलाव को लेकर आए थे। प्रारंभ में लोकसभा की सीट 525 थी, इनको बढ़ाकर 545 किया गया था। अब देखिए कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर 545 सीट है लोकसभा की। कालांतर में हम जनगणना देखेंगे, जनगणना के बाद हम आर्टिकल 82 के अंतर्गत परिसीमन देखेंगे, और अगर परिसीमन किया गया तो उसके बाद अगर संख्या बढ़ी तो इस प्रकार की व्यवस्था हम यहाँ पर भी देखेंगे, क्योंकि नई संसद में लगभग 888 सीटें हैं लोकसभा में। तो अगर सदस्यों की संख्या बढ़ती है तो यहाँ पर आप उसके लिए एक व्यवस्था देखेंगे कि इतने से संसद में लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ा दी गई है। तो खैर वो आगे जब देखने को मिलेगा तब उस पर बात की जाएगी। 2026 में परिसीमन होना है। 35वां संशोधन देखिए, 35वां संशोधन सिक्किम की व्यवस्था को बदलता है। सिक्किम पहले एक संरक्षण राज्य के तौर पर देखने को मिल रहा था, इसको भारत का सहयोगी राज्य बनाने के लिए 35वां संशोधन 1974 में हम देखते हैं। इसके माध्यम से भारत का एक सहयोगी राज्य सिक्किम बन जाता है। और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी कि सिक्किम के राजा जो चोग्याल थे, उनकी स्थिति के चलते सिक्किम की जनता परेशान हुई और यहाँ पर भारत सरकार ने कराया जनमत संग्रह। जनमत संग्रह जब हुआ तो सिक्किम की जनता ने कहा कि वो कहाँ जाएगी, भारत के साथ मिलने को तैयार हुई। इसके बाद 36वां संशोधन करके 1975 में 22वें राज्य के तौर पर 16 मई 1975 को सिक्किम को स्थापित कर दिया गया। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर 35वें संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई थी उसको समाप्त कर दी गई। तो ये 36वां संशोधन था जिसके माध्यम से सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया था दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने ये कुछ संशोधन देखे हैं। अगले लेक्चर में इसके आगे के संशोधन को हम देखने वाले हैं। डिटेल में हम सभी संविधान संशोधनों पर चर्चा करेंगे ताकि एग्जाम में आपका संशोधन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी ना छूटे। अब आप कोई सी भी परीक्षा दो, यूपीएससी दो, एमपीपीएससी दो, प्री दो, मेंस दो, एसएससी दो, एमपीएसआई दो, कुछ भी दो, वहां पर क्वेश्चन यहां से छूटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में इसके आगे के संशोधनों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।